1991 भारत के पास सिर्फ 3 हफ्ते का ही फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था। बीजेपी गवर्नमेंट में आज जो डॉलर 84 रुपये है लगभग, उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट में सिर्फ 20 रुपये था और उसे भी गिराकर 26 रुपये कर दिया गया। रसिया हमारी मदद नहीं कर पा रहा था और अमेरिका हमेशा से ही सिर्फ पाकिस्तान का ही पक्ष लिया करता था। 1991 में भारत में ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आया जब जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 1.1% के रेट से चल रहा था। भारत कभी भी बैंक करप्ट हो सकता था क्योंकि भारत के पास सिर्फ 3 हफ्ते का ही फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था। लेकिन भारत इस कंडीशन में आया कैसे? भारत में इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे आया? इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 1980 के टाइम पे हम इंपोर्ट ज़्यादा किया करते थे और एक्सपोर्ट कम। एक्सपोर्ट वो चीज़ें होती है जो हम बाहर के देशों को बेचते हैं और इंपोर्ट वो चीज़ें होती हैं जो हम बाहर के देशों से खरीदते हैं, और दोनों ही चीज़ों के लिए उस टाइम पर डॉलर बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। हालांकि आज की डेट में डॉलर उतनी मायने नहीं रखती और सारे देश ये कोशिश कर रहे हैं कि वो रीजनल करेंसीज को ही यूज़ करें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन उस टाइम मोनोपोली था डॉलर्स का और हमें डॉलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। भारत उस टाइम 2 चीज़ों का एक्सपोर्ट करता था, एक एग्रीकल्चर रिलेटेड जैसे फल हो गए, सब्जियाँ हो गई, गेहूँ हो गए, आटे हो गए, इन सारी चीज़ों का, और दूसरा वर्क फोर्स, यानी कि भारत में क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग रहते थे तो वो बाहर जाकर काम करते थे और वहाँ से जब पैसा यहाँ आता था तो वो डॉलर्स में आता था, जिससे भारत को डॉलर मिलता था और फायदा होता था। क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते थे इसलिए हमारे देश से डॉलर बाहर बहुत ज़्यादा जाया करता था और हम एक्सपोर्ट कम करते थे, इसलिए बाहर के देशों से डॉलर देश में कम आता था और वही हमारे पास कम थी। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था भारत में इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस लाने के लिए। भारत के लिए मुश्किलें तब और बढ़ गई जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर लिया और वहां पर कब्जा कर लिया। लेकिन सद्दाम हुसैन का कुवैत में हमला करना और वहां पर कब्जा कर लेने से भारत का क्या लेना देना है? तो मैं आपको बता दूं, भारत इराक और कुवैत से ही ऑयल खरीदता था और ऐसे में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया तो जो एक बैरल ऑयल हमें $17 का पड़ता था, सद्दाम हुसैन के कुवैत पर हमला करने और कब्जा करने के बाद वो एक बैरल ऑयल हमें $36 का पड़ना चालू हो गया। मतलब कि पहले सिर्फ $17 का पड़ता था जो कि अब $36 का पड़ना चालू हो गया, जो कि 2 गुने से भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अब जैसे ऑयल महंगा होता है, भारत की लड़खड़ाती हुई जीडीपी को वो बैसाखियों पर ला देता है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई भी देश भारत की मदद करने आगे आया या नहीं, तो आपको मैं बता दूं, भारत के बाजू में पाकिस्तान है जिससे हमने पहले 3 जंग लगभग लड़ चुके थे। उसके बाद चाइना है जिससे हम लगभग 2 जंग लड़ चुके थे। अफगानिस्तान से तो क्या ही हम मदद की उम्मीद करते। और जहाँ तक आप ये सोच रहे हो कि अमेरिका ने मदद क्यों नहीं किया, तो आपको मैं बता दूं, अमेरिका शुरू से ही पाकिस्तान का पक्ष लिया करता था। लेकिन हम सबके माइंड में एक और नाम आता है देश का जो हमारी मदद करने के लिए हमेशा सामने आया है, जिसका नाम है रसिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, 1990 में सोवियत संघ का डाउनफॉल चालू हो चुका था और सोवियत संघ का डाउनफॉल चल रहा था। उस वक्त भारत में नरसिम्हा राव की सरकार थी। सरकार को पता नहीं था क्या करे और उस टाइम सरकार को ये पता चलता है एक इंडियन मैन जनेवा के इंडिपेंडेंस संस्था के लिए काम कर रहा है, जो कि भारतीय बैंक का गवर्नर भी रह चुका है। उन्हें वो तुरंत बुला लेते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। पहले नरसिम्हा राव सरकार ने मनमोहन सिंह जी को फाइनेंशियल एडवाइज़र रखा और बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। जैसे ही मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, उन्हें पता था कि उन्हें कठोर और बड़े फैसले लेने होंगे और वो ऐसा ही करते हैं। वो सबसे पहले रुपए की वैल्यू को डॉलर की तुलना में और ज़्यादा गिरा देते हैं। जो रुपए की वैल्यू पहले $1 में 20 रुपये था, उसे वो गिराकर पहले 1 जुलाई को 23 रुपये कर देते हैं, फिर और ज़्यादा गिराकर 3 जुलाई को उसे 26 रुपये कर देते हैं। यानी कि पहले जो $1 बराबर 20 रुपये था, अब वो $1 बराबर 26 रुपये था। लेकिन अपने देश की करेंसी की वैल्यू को गिराकर क्या फ़ायदा होता है? तो चलिए मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए $1 की वैल्यू 50 रुपये है, जिसमें 5 किलो आलू आता था। अब क्योंकि रुपए की वैल्यू गिरा दिया है तो अब $1 बराबर 75 रुपये हो गया। तब $1 में 7.5 किलो आलू आएगा।
जो अब बाहर बैठा आदमी है उसे पता है कि पहले से 5 किलो आलू आता है $1 में, लेकिन अब $1 में 7.5 किलो आलू आएगा। तो वो खरीदने में इंटरेस्टेड होगा और वो भारत से चीज़ें खरीदेगा, और जब भारत से चीज़ें वो खरीदेगा तो भारत में डॉलर आएगी और इससे भारत की जीडीपी को मदद मिलेगी। अब मनमोहन सिंह जी ने जो दूसरा काम किया वो बहुत बड़ा काम था, क्योंकि इससे भारत के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी और इसका नाम था सोना, गोल्ड। भारत ने अपना 47 टन गोल्ड लंदन के बैंक में गिरवी रख दिया और उसके बदले $405 मिलियन भारत लेकर आए। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि भारत के लोग सोना खरीदना चाहते हैं पर कभी भी उसे गिरवी रखना या बेचना नहीं चाहते। उनकी भावनाएं इससे जुड़ी हुई थी, लेकिन मनमोहन सिंह जी को ये पता था कि ये कदम उठाना भारत की जीडीपी को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा चीज़ मनमोहन सिंह ने ये किया कि उन्होंने बिजनेस रिफॉर्म की। उन्होंने जो बिजनेसमैन थे उनके लिए इजी लॉ बना दिया, ज़्यादा पेपर वर्क नहीं रखा और उन्हें परसेंटेज ज़्यादा लेने की बात की। उनके लिए टैक्स थोड़े घटाए भी गए, और सबसे बड़ा चीज़ ये किया गया कि उस टाइम पे ये था कि जो भी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है सिर्फ वही प्रोडक्ट बना सकती है, दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना सकती। मान लीजिए बजाज उस टाइम चेतक स्कूटर बनाता था, तो बजाज सिर्फ चेतक स्कूटर बना सकता था, उसके अलावा कुछ नहीं बना सकता था। और दूसरा चीज़ उस टाइम पे ये था कि बजाज जो चेतक स्कूटर बनाएगा उसमें भी भारत की सरकार लिमिटेशन लगा सकती थी कि इसमें सिर्फ 100 स्कूटर तुम बना सकते हो एक साल में, या 200 स्कूटर बना सकते हो। और उसे भी मनमोहन सिंह जी ने हटा दिया और उन्हें कहा कि तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारी मर्जी, तुम जितना बनाओ और जितना भी बेचो। और बाहर से आने वाली कंपनियों के लिए मनमोहन सिंह जी ने 40% प्रॉफिट को बढ़ाकर 51% प्रॉफिट कर दिया था। इसे समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, जो भी बाहर से बिजनेस आता था वो सिर्फ 40% पैसा ही अपने देश वापस ले जा सकता था, बचे हुए 60% को उसे भारत में ही खर्च करना होता था। इसे बढ़ाकर मनमोहन सिंह जी ने 51% कर दिया, जिससे बाहर के बिजनेसमैन को ये लालच दिया जा सके कि वो भारत में आकर बिजनेस करे और भारत को इससे प्रॉफिट हो। लेकिन भारत की राजनीति हमेशा से अच्छी रही है। उन्होंने साथ मिलकर भारत को बचाने के लिए काम किया, जिससे भारत की जीडीपी आज की डेट में सबसे ज़्यादा तेज ग्रोथ करने वाली जीडीपी है। और तब से लेकर आज तक भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा जीडीपी के मामले में। वैसे देखा जाए तो 1991 से 1992 के बीच भारत की जीडीपी रेट सिर्फ 1.2% था, लेकिन 1992 से 1993 तक 5.4% और 1993 से 1994 तक 5.7% पहुंच गया। और उसके बाद आज आप खुद ही जानते हैं। तो इस प्रकार मनमोहन सिंह जी ने भारत को बैंकरप्ट होने से बचाया। तो दोस्तों, ये वीडियो मनमोहन सिंह जी को ट्रिब्यूट था। आज मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं हैं, इसलिए हमें उनके सारे अच्छे कामों को याद करना चाहिए, और तब तो बिल्कुल याद करना चाहिए जब ये इतिहास को बदलने लायक हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।